हेलो एवरीवन, कंप्लीट सॉल्यूशन पॉइंट की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये वर्दी सीरीज का चौथा लेक्चर है और इसके पहले 3 लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यदि आपने अभी तक उस पर विजिट नहीं किया, नहीं देखा, तो जाके वहां पे विजिट करें, इस वीडियो को यहीं पॉज करें और उसको देख के फिर आगे बढ़े। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगाज करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो मेरे प्यारे भाई, आपको पता है कि ये जो आपका मीटर है, ये जो आपका मीटर है, मीटर से हम दूरी को मापते हैं। मीटर दूरी मापने का पैमाना है। मोल जो है ये स्पेशली द्रव्यमान के लिए है, द्रव्यमान के लिए है। कैंडला जो है ये ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता के लिए है, प्रकाश तीव्रता। और ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की मात्रक है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप देख पा रहे हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो कैंडला से मापी जाती है। तो सही ऑप्शन आपका है कैंडला। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नमक है, यानी सामान्य नमक को का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो मेरे भाई, ये सही ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड। इसको हम NaCl के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, चाय में कौन सा नशाकारक द्रव्य पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है थियोफिलिन, मटर दाल, कैफीन और कोकीन। ये बड़ा ही सस्ता वाला आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी बच्चों को पता होगा कि कॉफी और चाय में कैफीन नामक द्रव्य पाया जाता है। यह एक मनोस्फूर्तिदायक द्रव्य है जिसका प्रयोग जो है हर क्षेत्र में वैलिड है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो मनोस्फूर्तिदायक होते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में उन पे बैन है, लेकिन इसको भी किसी भी क्षेत्र में बैन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो मेरे भाई, जो भी इतिहास बच्चे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म के जो है 3 ग्रंथों का संकलन है, जिसमें सूक्ति पिटक, सूक्ति पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक मिलकर के ही त्रिपिटक बनाते हैं। आपसे एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सुक्त पिटक किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सुक्त पिटक में जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेश और धार्मिक विचार, महात्मा बुद्ध के उपदेश और धार्मिक विचार हैं। ये जो सुक्त पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और धार्मिक विचारों को संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के नियम है। जो बौद्ध धर्म की मांग होते हैं, जो बौद्धिस्ट होते हैं, जो संघ में रहते हैं, तो संघ में किस तरह से रहना है, उनके लिए कौन से डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ये सारी बातें जो है विनय पिटक में बताई गई हैं। अभिधम्म पिटक जो है ये बौद्ध मतों का दार्शनिक व्याख्या है। बौद्ध मतों का दार्शनिक व्याख्या। तो आपका सही ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक मिनट, थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम जो है मैच करा लेते हैं इस पीपीटी से, ताकि देखने में लुक आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे। चलिए, आपके सामने आपके लिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और मराठों के मध्य,
अंग्रेजों और मैसूरियों के मध्य, अफगानों और मराठों के मध्य। तो मेरे प्यारे भाई, इसका सही जवाब है अफगानों और मराठों के बीच। आपको पता होगा मेरे भाई, ये युद्ध जो है 1761, और डेट बोले तो 14 जनवरी, 14 जनवरी 1761 को अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस युद्ध में जो मराठाओं का पतन हुआ था और अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को पराजित किए थे और मराठा शक्ति को इसमें कमजोर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में किसने विचार भारत में सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया? तो मेरे प्यारे भाई, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जमशेदजी टाटा, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें आपने हिस्ट्री की स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया था, और ये यात्रा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की भी यात्रा कही जाएगी। और यहां से इन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी के लिए यात्रा किया था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पे नमक बना करके नमक का कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। तो मेरे प्यारे भाई, सही ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 48। आपको पता होगा जो अनुच्छेद 54 है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। एक क्वेश्चन आपसे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ये जो दूसरा वाला आर्टिकल आप देख रहे हो, आर्टिकल 50, इसमें जो है आर्टिकल 50 द्वारा जो है राज्यों को निर्देश दिया गया कि वो लोग जो है अपनी कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखें। यानी इसमें राज्यों को कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने का निर्देश दिया गया। आर्टिकल जो 50 है इसमें कहा गया कि राज्य जो है अपने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखेंगे। अनुच्छेद 52, आपका जो अनुच्छेद 52 है, 48 है, अनुच्छेद 48 है, इसमें जो है राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि आप जो है जंगली जीव या दुधारू पशु का संरक्षण करेंगे। और इसलिए इस नियम के अनुसार, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अनुसार, ये जो प्रश्न है हमारा गायों के वध पर रोक, उसके लिए सही ऑप्शन आपका है मेरे भाई आर्टिकल 48। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही फ्लुएंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको पता होगा राष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्र का प्रमुख होता है, सभी तीनों सेनाओं का कमांडर होता है
और शक्ति का जो है सर्वोच्च ताकत इसी के पास होती है। तो राष्ट्रपति जो होता है इनके पास जो है इमरजेंसी लगाने की वो क्षमता होती है, पावर होती है। आपको पता है भारत में कुल 3 तरह की इमरजेंसी लगता है। आर्टिकल भारत के राष्ट्र के अंदर जो है इमरजेंसी को लगा सके। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात है। जब देश के अंदर आंतरिक उथल-पुथल होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो जो है राष्ट्र के अंदर जो है इमरजेंसी लगाया जाता है। 356 जो है ये ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों सही ऑप्शन आपका ए राष्ट्रपति है। आपके सामने स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? क्रिकेट में, कृषि में, शेयर बाजार में और पशुपालन में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप यूपीपी और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें शब्द से संबंधित क्वेश्चन आता है कि ये शब्द किस खेल से है, किस जगह से है, किस क्षेत्र से है। तो आप स्पेशली खेल के जो शब्द हैं उनको भी याद रखेंगे आप। साथ ही साथ इसको देखते हैं, बियर शब्द और बुल शब्द ये शेयर मार्केट से संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो स्टॉक यानी वो व्यक्ति जो स्टॉक का रेट बढ़ाना चाहता है उसको हम जो है सॉरी जो स्टॉक का रेट बढ़ाना चाहता है उसको हम बुल कहते हैं और इसे हिंदी में तेजड़िया कहते हैं। हिंदी में हम तेजड़िया कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो स्टॉक रेट बढ़ाना चाहता है उसको हम तेजड़िया कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो एक्सपेक्ट करता है कि स्टॉक का जो रेट है वो घटे तो उसको हम बियर या मंदड़िया कहते हैं। और ये दोनों बड़ी ही फेमस वर्ड हैं शेयर मार्केट के। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे भाई नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत में कृषि से संबंधित बहुत सारी क्रांतियां हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। चलिए आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ क्रांतियां मैं लिख दे रहा हूं, आप उसे नोट कर लेंगे जो परीक्षा के लहजा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पहला का जो है वो स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति का संबंध मेरे भाई शहद और फल उत्पादन से है। गोल्डन रेशा क्रांति, ये जो गोल्डन रेशा क्रांति है इसका संबंध जूट उत्पादन से है। अगला है सिल्वर रेशा क्रांति, इसका संबंध कपास उत्पादन से है। श्वेत क्रांति, इसका संबंध मेरे प्यारे बच्चों दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति, इसका संबंध कृषि उत्पादन से है। कृष्ण का क्रांति, कृष्ण क्रांति, इसका संबंध मेरे प्यारे बच्चों पेट्रोलियम उत्पादन से है। भूरी क्रांति,
इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति, इसका संबंध अंडा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति, इसका संबंध झींगा तथा प्याज उत्पादन से है। लाल क्रांति, इसका संबंध टमाटर तथा मांस उत्पादन से है। मांस उत्पादन से है। पीली क्रांति, ये तिलहन उत्पादन से है। ये कुछ क्रांतियां रही जो आपके सामने डिस्प्ले पे मैंने वो नोट कर दिया है। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे इसको। हाँ, आपके सामने स्क्रीन पे मैं दो और आप क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं जिसका आप आंसर कमेंट के माध्यम से देंगे। आपके सामने क्वेश्चन है प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है? और सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? इन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट के माध्यम से देंगे। चलिए आपके सामने आपके लिए अगला क्वेश्चन है, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम है? यानी किस माध्यम से आप बिना ब्रोकेज अमाउंट खोले, वो अकाउंट खोले, बिना ब्रोकरी का अमाउंट अकाउंट खोले आप जो है विदेशी शेयर को खरीद सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा जीडीआर। जीडीआर को हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद भी कहते हैं और इसके माध्यम से किसी भी विदेशी शेयर को बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे बड़ी जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% है। और अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे आपका पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पे आपका बिहार आता है और चौथे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल आता है। चलिए आपके सामने आपके लिए अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा से में होने से बढ़ता है? तो सबसे पहले जान लेना जरूरी ये है कि हरित गृह प्रभाव क्या है। आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो सूर्य की किरणें धरती पे आती हैं वो डायरेक्ट फोटॉन के कणों के रूप में आती हैं, लेकिन जब धरती पे जब सूर्य से किरणें आती हैं तो फोटॉन के कणों के रूप में आती है, लेकिन धरती पे जैसे ही पड़ती है तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के जब वापस जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों ये CO2 कार्बन गैस के द्वारा इस सूर्य की किरण को जो है ऑब्जर्व कर लिया जाता है और ऑब्जर्व करने से जो हमारा जो हमारा इकोसिस्टम है, जो एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या हरित प्रभाव को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इफेक्टेड करने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों सही ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यही जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेयरी में घास के मैदान होते हैं, यानी प्रेयरी घास का मैदान कहां पे है मेरे भाई? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो प्रेयरी जो है ये बड़ा ही फ्लुएंट क्वेश्चन है, लगभग सभी बच्चों को पता होता है। नहीं पता है तो आपको पता कर लीजिए कि उत्तरी अमेरिका जो शीतोष्ण क्षेत्र है, जो शीतोष्ण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रेयरी जो है पाया जाता है। ये बड़ी बड़ी घास का मैदान है और ये स्पेशली जो है जंगली जानवर से शेर, चीता के लिए काफी फेमस है।
अगला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत कहां पे स्थित है? नेपाल, भारत, भूटान और चीन। आपको एक्चुअली बता दें कि कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत में है, और तिब्बत ऑप्शन में नहीं है, तो तिब्बत आपको ये पता होगा कि तिब्बत जो है वो चाइना के अधीन है। तिब्बत जो है वो चाइना के अधीन है, सो आपका सही ऑप्शन जो है वो चीन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैरा नृत्य मनाया जाता है? अमेठी, अयोध्या, ललितपुर, बिजनौर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सैरा नृत्य जो है ये सैरा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, जो ललितपुर में फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मुरादाबाद, ये गलत लिखा गया है, सही ऑप्शन है आपका मुरादाबाद। आपको पता होगा कि 1893 में मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी स्थापित किया गया था, और इसको पहले पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के अधीन एक विधि प्रवर्तन संस्थान है जो धोखाधड़ी, अपवंचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसी भारतीय कर कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है। यानी जितनी भी वो इनकम से रिलेटेड जो है वो होते हैं ब्लैकमेल, या ये बोले कि काला जो धोखाधड़ी होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, या जो है काला धन होता है, इसकी जांच जो है आयकर जांच महानिदेशालय द्वारा की जाती है, और ये जो है आयकर जांच महानिदेशालय जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और कौन सा? ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी करवा चुका था मेरे प्यारे बच्चों, लाल और नीला। लाल और नीला। और इसको जो है 23 नवंबर 23 नवंबर 23 नवंबर 1952 को जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को यह ध्वज जो है प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस सेवा है उसको ये ध्वज जो है मिला था, जिसमें ऊपर लाल और नीचे नीला, और बीच में जो इनका लोगो है उत्तर प्रदेश पुलिस का वो झंडे में बना रहता है। एक चीज और पूछा जा सकता है, जो उत्तर प्रदेश का पुलिस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसके जो ध्वज है उसका अनुपात क्या है मेरे भाई? तो अनुपात याद रखिए मेरे भाई, 4:3 का अनुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में 4 का विवरण प्रस्तुत किया गया है, यानी अनुच्छेद जो आर्टिकल 44 है इसमें कौन सी बातें जो है मेंशन की गई थी? आपको पता होगा कि ये जो मानव अधिकार है इसकी सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 यानी 1948 को, यानी 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूं कहो तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा है, इसके तहत जो है कुल 30 आर्टिकल आते हैं। 30 आर्टिकल आते हैं, यानी 30 अनुच्छेद रखा गया है, जिसमें से आपसे पूछा गया है कि चौथा अनुच्छेद में क्या है। तो मेरे प्यारे भाई आपको बता दें, इसमें गुलामी से स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगला है शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार और विवाह एवं परिवार का अधिकार। तो ये सारे अधिकार जो हैं आपके मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अधीन आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि आपका जो विवाह का अधिकार है आर्टिकल 16 में है, जो आपका शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 27 में है, निजी संपत्ति का अधिकार मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 17 में है, और गुलामी से स्वतंत्रता का अधिकार मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 4 में है। मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो ये सभी 30 आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन जानकारी के लिए आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो अभी आप जो है सर्च ऑप्शन पे जाकर के आप जो है इस 30 आर्टिकल को अच्छे से एक बार जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निकासी प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? विशेष सुरक्षा बल,
त्वरित कार्यवाही बल, आपदा अन्वेषण एवं उद्धार बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूस्खलन हो गया, तो इसमें एनडीआरएफ की टीम जाती है। कौन सी टीम जाती है? एनडीआरएफ। और इसी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों बता दें, इसका गठन जो है 19 जनवरी 2006 में किया गया था। एनडीआरएफ का गठन 19 जनवरी 2006 में किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपके सामने, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। आपको पता है चकमा शरणार्थी उन शरणार्थियों को कहते हैं जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान चकमा देकर के भारत में घुस गए थे। अब चकमा देने का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो ये जो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है मेरे भाई, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के शरणार्थी जो भारत में घुसे थे, उनको हम चकमा शरणार्थी के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और आपके सामने बनता है कि रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? यह आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। रोहिंग्या शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय कृषि विद्यालय कहां पर स्थित है? केंद्रीय विश्वविद्यालय मेरे भाई मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। और यहीं पे जो है केंद्रीय कृषि विद्यालय 1993 को स्थापित की गई थी। और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कृषि मंत्रालय द्वारा जो है स्थापित किया गया था। केंद्रीय कृषि विद्यालय कहाँ पे है? इम्फाल में है। इम्फाल कहाँ पे है? वो मणिपुर की राजधानी है। तो चलिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, तो उस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे वो ट्रिगवेली थे। आपसे अगला को आपसे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन का जवाब देना है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? चलिए आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। अगर ये पूछा जाए कि भारत का वो विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो मेरे भाई पहला जो था वो यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन थे। और जो ये राकेश शर्मा जी हैं, ये क्रम से देखें तो विश्व में अगर क्रम से देखें तो इनका स्थान 138वां है। 138वां है। और ये कब अंतरिक्ष की यात्रा किए थे मेरे भाई? 3 अप्रैल 1984 को इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और ये यूरी गागरिन जी जो है वो 1961 यानी 1961 को यात्रा किए थे। अगर आपसे पूछे किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा कब की गई, तो याद रखिएगा 1961 में यूरी गागरिन के द्वारा की गई। अगर भारत में पूछे सबसे पहले यात्रा अंतरिक्ष की भारत में किसने किया, तो राकेश शर्मा जी किए थे 3 अप्रैल 1984 को। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन कब कब हुआ था? तो मेरे प्यारे भाई पहला 1946 में हुआ था, दूसरा 1978 में हुआ था, तीसरा आपको बताना है कि कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 8 नवंबर 2016, 18 नवंबर 2015, 18 नवंबर 2016, 28 नवंबर 2015। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आपसे टाइम न लेते हुए मैं आपको बता दूं कि भारत में जो तीसरी बार नोटबंदी हुई थी वो 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जिसमें 500 और 1000 के जो नोट थे इनका प्रचलन को बंद कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के जीएसटी मॉडल की संरचनाएं यानी स्लैबों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे भाई जीएसटी मॉडल की जो स्लैबों की संख्या होती है वो 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? पहले आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी है क्या। जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। एक प्रश्न और बनाया जाता है कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो जीएसटी सबसे पहले मेरे प्यारे भाई जीएसटी पहली बार जो है वो फ्रांस में लागू हुआ था। फ्रांस में लागू हुआ था। अगर आपसे इस तरह का प्रश्न बने जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया है, तो मेरे प्यारे भाई आपको पता है जो इसका मॉडल है ये आपके कनाडा से लिया गया है। कहां से है? कनाडा से। जीएसटी का मॉडल कनाडा से है। पहला किस देश इसको लागू किया था? तो फ्रांस। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का पूरा नाम जो है मेरे प्यारे भाई, इसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस सर्विस टैक्स। और ये इनके 4 स्लैब हैं। 4 स्लैब कौन कौन से हैं आपको याद होना चाहिए। पहला जीएसटी है आपका, दूसरा क्या है? आईजीएसटी है, आईजीएसटी है। चौथा है आपका एसजीएसटी और पांचवा है, सॉरी चौथा है आपका तीसरा है एसजीएसटी, चौथा है आपका यूजीएसटी। ये टोटल 4 स्लैब हैं। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स को बोलते हैं, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स को बोलते हैं, एसजीएसटी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स को कहते हैं, और यूजीएसटी जो है आपका यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स को कहते हैं। तो ये टोटल 4 स्लैब हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो मेरे प्यारे भाई आपको पता होगा कि जो भी व्यक्ति खेल के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण देने का काम करता है और उसका प्रशिक्षण उच्च कोटि का होता है, जिसका खेल प्रशिक्षण में काफी ज्यादा योगदान होता है, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा साहित्य लेखन, कला व संस्कृति, खेल प्रशिक्षण। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन है। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस देश का राजदूत है? ये अभी हाल ही में चर्चा में थे। तो ब्यूनस आयर्स मेरे भाई अर्जेंटीना के राजदूत थे। अगला क्वेश्चन है, 28 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे भाई 28 सितंबर को जानने का अधिकार के रूप में मनाया जाता है। डेंगू निवारण की बात करें तो डेंगू निवारण 16 मई को मनाया जाता है। याद रखिए 1 मई का डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1 मई को जो है आपका मजदूर दिवस है। एक डेट इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू निषेध दिवस है। एक डेट और इंपॉर्टेंट है जो आपके इसमें क्वेश्चन में भी आ गया है, बायोडाइवर्सिटी दिवस यानी जैव विविधता दिवस। हिंदी में आता है कई बार जैव विविधता दिवस। तो मेरे प्यारे भाई जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। ये जो आपका है एनजीओ दिवस, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज की थी रदरफोर्ड, ऑटो हन और मैगलेन, और इनमें से कोई नहीं। ये बड़ा इन्फ्लुएंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, लगभग सभी बच्चों को पता होता है। जल्दी से कमेंट के माध्यम से ऑप्शन दीजिए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। आपको पता होगा ये जो नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटोहन ने की थी 1938 में, 1938 में ऑटोहन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। आपने अभी तक जो है इसका आंसर नहीं दिया, तो चलिए मैं ही बता देता हूं। 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया जाता है। एनजीओ को क्या कहते हैं? एन से है नॉन, जी से गवर्नमेंट और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना जो है स्थापना दिवस जो है उसके डेट 27 फरवरी को हुआ था स्थापना, और इसलिए उस डेट को हम जो है
एनजीओ दिवस के रूप में जानते हैं। चलिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज लास्ट पुस्तक लेखक कौन है? अगर आपने मेरे पीछे के 2 वीडियो देखा था, अगर बुक से जो रिलेटेड मेरे बुक थे वो वीडियो थे, तो उसमें लगभग सारे वो जो है आपके सारे बुक्स और सारे राइटर को मेंशन किया है जो परीक्षा में फ्लुएंटली पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने उसको देखा होगा तो इसका ऑप्शन आपको आसानी से मिल गया होगा, जॉन मिल्टन जी। जॉन मिल्टन जी ने पैराडाइज लास्ट पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गोल्फ का संबंध राइडर कप से है, हॉकी चैंपियन कप से है, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी से है और फुटबॉल एशियन कप है। मेरे भाई गोल्फ राइडर कप सही है ये ऑप्शन, हॉकी चैंपियन कप भी हॉकी में होता है, क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी सही है बिल्कुल से, फुटबॉल एशियन कप, एशियन कप जो है क्रिकेट से संबंधित होता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है, नहीं सोशल जो है मीडियम कौन सा नहीं है? ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीविजन। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें, सामाजिक माध्यम वो माध्यम कहलाता है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और इन्फॉर्मेशन आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ पे देख पाते हैं कि ये ट्विटर से आप चैट करके आप इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। व्हाट्सएप भी सेम काम करता है, फेसबुक भी वही काम करता है। और ये टेलीविजन से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता तो है, लेकिन हम उसके थ्रू जो है अपनी जानकारी को प्रोवाइड दे नहीं सकते हैं। तो सही ऑप्शन जो है आपका टेलीविजन होगा। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है, कोल्लम बीच लगातार 5वें वर्ष अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। यह कोलम बीच किस भारतीय राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों बता दें आपको कि पर्यटन विभाग द्वारा कि जो भी बीच जो है अपनी स्वच्छता को बनाए रखता है और सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता के लिए प्रदर्शन करता है, उसको ब्लू फ्लैग का जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये जो है लगातार 5वें वर्ष कोल्लम बीच को मिला है और कोल्लम बीच जो है चेन्नई के करीब तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, भारत अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर त्रिसेवाभ्यास पूर्व वज्र प्रहार का आयोजन किया? तो मेरे प्यारे भाई ये प्रश्न जो है ये अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में इसका जो है अभ्यास जो है किया गया। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जानकारी फैलाने के उद्देश्य से साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा साइबर जागरूकता कार्यक्रम ये पंजाब सरकार ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 020 बीइंग द बेस्ट इंडिया 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति 2000 से 2023 के बीच कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो मेरे प्यारे भाई ये करंट का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो उद्योगपति हैं 1% उद्योगपतियों की संपत्ति 2000 से 2023 के बीच 62% जो है वो डेवलप हुई। तो मेरे भाई ये आपके सामने रहे 38 क्वेश्चन जो आपके यूपीपी एग्जाम में फ्लुएंटली पूछ लिए जाते हैं। तो आप जो है इसे अच्छे से पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा, ये जो सीरीज इसलिए नहीं चला है, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं स्क्रीन पे, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे यही क्वेश्चन सेम पूछ लिए जाते हैं। ये एक व्यू है, एक अप्रोच है, आपको इसी तरह के क्वेश्चन तैयार करना है ताकि जो है आप जो है फ्लुएंटली जो है एग्जाम में बैठ पाए और एग्जाम हॉल का प्रेशर आपके ऊपर न बन पाए, एग्जाम का जो प्रेशर न बन पाए, आप जो अच्छा परफॉर्मेंस करके आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है, हाँ एक बात और, आप जो है मैंने देखा कि मेरा जो वीडियो है उस पे व्यू काफी ज्यादा है लेकिन सब्सक्राइबर जो है वो काफी कम आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई आपके सपोर्ट के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह का वीडियो मैं डेली लेके आऊं आपके लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं अपडेट दूं, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो तुरंत सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इतना सहयोग आप मेरा करिए, मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।